हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष जैन विश्व भारती संस्थान के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान एवं योग विषय की उपाधि के उत्तरार्ध के 6th पेपर स्वयं प्रबंधन में जीवन विज्ञान का परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस पत्र के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि वस्तुतः स्वयं प्रबंधन क्या है तथा जीवन विज्ञान की इसमें क्या उपयोगिता है। यह संपूर्ण पत्र कुल 5 इकाइयों में वर्गीकृत है, जो इस प्रकार हैं। पहली इकाई है कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड करियर डेवलपमेंट। सेकेंड यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज। थर्ड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। फोर्थ यूनिट है एक्सप्रेशंस, स्किल्स एंड साइंस ऑफ लिविंग। फिफ्थ यूनिट है सपोर्टिव सिस्टम एंड ग्रुप मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक इकाई के अंदर कुल 4 अध्याय हैं। इस तरह से इस पूरे पाठ में आपको कुल 20 अध्यायों का अध्ययन करना होगा। प्रथम अध्याय का शीर्षक है स्वयं प्रबंधन की अवधारणा, आधार, अर्थ, प्रकृति एवं आवश्यकता। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति विज्ञान के विकास से संभव होती है, पर विद्यार्थियों, जीवन में अगर शांति स्थापना भी करनी है तो उसके लिए हमें अध्यात्म की अनुपालना करनी ही होगी। समग्र जीवन विकास के लिए इन दोनों के मध्य संतुलन, समन्वय आवश्यक है। स्वयं प्रबंधन की संकल्पना मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस वैज्ञानिक युग के अंदर जीवन में अध्यात्म के समावेश हेतु दी गई है, जिसका केंद्र बिंदु है स्वयं के प्रति जागरूकता। विद्यार्थियों, इस अध्याय को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। स्वयं प्रबंधन की आवश्यकता, स्वयं प्रबंधन का आधार, स्वयं प्रबंधन की अवधारणाएं, स्वयं प्रबंधन का अर्थ, स्वयं प्रबंधन का स्वरूप या प्रकृति तथा स्वयं प्रबंधन और जीवन विज्ञान। उक्त अध्ययन से आप जान पाएंगे कि स्वयं प्रबंधन का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका आधार क्या रहा है और इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। साथ ही हमें इन प्रश्नों का भी समाधान मिलेगा कि जीवन विज्ञान की स्वयं प्रबंधन में क्या उपादेयता या क्या उपयोगिता है। प्रथम बिंदु है स्वयं प्रबंधन की आवश्यकता। स्वयं प्रबंधन की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर सरलता से समझ सकते हैं। वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रबंधन आवश्यक है। स्वयं के बोध के लिए, स्वयं को जानने के लिए स्वयं प्रबंधन आवश्यक है। उपयुक्त लक्ष्य के निर्माण तथा उसकी प्राप्ति के लिए भी स्वयं प्रबंधन आवश्यक है। स्वयं के व्यक्तित्व के विकास तथा दूसरों के व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी बनने के लिए भी स्वयं प्रबंधन आवश्यक है। जिम्मेदारियों के सम्यक निर्वहन के लिए, दिए गए समय के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी स्वयं प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। अपनी क्षमताओं के संवर्धन के लिए भी हमारा स्वयं प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। सुषुप्त क्षमताओं को पहचानने के लिए स्वयं प्रबंधन एक बहुत ही उपयोगी प्रविधि है। स्वयं एवं दूसरों को सुनियोजित करने के लिए स्वयं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। समस्याओं के समाधान के लिए, सार्थक जीवन व्यापन के लिए, वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में समन्वय, सामंजस्य स्थापित करने के लिए,
तथा दबावों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनने के लिए भी स्वयं प्रबंधन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वयं प्रबंधन को सही तरीके से सीख पाएं और इन बिंदुओं की अनुपालना कर पाएं, तो विद्यार्थियों, आप एक सफल जीवन जी सकते हैं, जो सिर्फ भौतिक रूप से ही सफल नहीं होगा, बल्कि जिसमें आध्यात्मिकता का भी समावेश होगा। विद्यार्थियों, अगला बिंदु है स्वयं प्रबंधन का आधार। स्वयं प्रबंधन का आधार क्या है, इसे हम दो दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। एक दृष्टिकोण भारतीय दृष्टिकोण या पूर्वी सभ्यताओं का दृष्टिकोण है, जो कि अध्यात्म पर आधारित है। वहीं दूसरा जो इसका आधार, जिसे हम समझ सकते हैं, दूसरा दृष्टिकोण जिसके द्वारा इसके आधार को समझा जा सकता है, वह मनोविज्ञान पर आधारित है, जो कि पाश्चात्य की सभ्यताओं की देन है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अध्यात्म स्वयं प्रबंधन का आधार है। आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व और उसके महत्व को समझकर उसके सर्वोत्मुखी एवं संपूर्ण विकास की प्राप्ति को ही अध्यात्म में सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के जितने भी मार्ग या साधन हैं, वह भी अध्यात्म के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से स्वयं प्रबंधन के आधार की चर्चा करें, तो विद्यार्थियों, इसकी उत्पत्ति मनोविज्ञान के क्षेत्र से हुई है और इस दृष्टिकोण में स्वयं प्रबंधन का आधार माना जाता है मानव संसाधन आंदोलन। यह मानव संसाधन आंदोलन है क्या? साथियों, मानव संसाधन आंदोलन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1960 के दशक में हुई है। इसका उत्पत्ति या इसके उद्भव का कारण क्या रहा है, उसे जानना बहुत जरूरी है। उस वक्त की परिस्थितियों में उद्योग जगत में, क्योंकि यह संकल्पना उद्योग जगत की ही है, उद्योग जगत के अंदर अधिक से अधिकतम उत्पादन की चाह रहती थी, किंतु इस उत्पादन की राह में जो उत्पादन करने वाला कार्यकर्ता है, श्रमिक है, मजदूर है, उसको गौण कर दिया जाता था। उत्पादन के भीतर उसकी किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं मानी जाती थी। सिर्फ एक ही प्रयास रहता था कि इसका अधिक से अधिक दोहन किया जा सके और अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। साथियों, अगर उस श्रमिक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्तर सही नहीं होगा या उसके भीतर में किसी भी प्रकार के असंतोष के भाव होंगे, वह अपने कार्य से, अपनी परिस्थितियों से, पारिश्रमिक से संतुष्ट अगर नहीं होगा, तो इसका उसके उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उत्पादन भी प्रभावित होगा। साथ ही यदि एक संस्था में कार्य करने वाले श्रमिकों के बीच में पारस्परिक सौहार्द नहीं है, उनके संबंध मधुर नहीं है, तो उसका भी उस संस्था या औद्योगिक इकाई की कार्य क्षमता पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं कारणों की वजह से मानव संसाधन आंदोलन की शुरुआत हुई। इस मानव संसाधन आंदोलन के दो स्रोत माने जाते हैं, एक अस्तित्ववादी दर्शन और दूसरा मानवतावादी मनोविज्ञान। विद्यार्थियों, अस्तित्ववादी दर्शन यह मानता है कि हर प्राणी, हर व्यक्ति एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, वह मौलिक गुणों से परिपूर्ण है और वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। वहीं अगर मानवतावादी मनोविज्ञान की बात करें, तो मानवतावादी मनोविज्ञान की संकल्पना मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक तीसरी शक्ति के रूप में इसका उदय हुआ है। इससे पूर्व जो संकल्पनाएं विद्यमान थी,
जिन्हें हम नियतिवादी एवं निराशावादी संकल्पनाएं भी कह सकते हैं, उनके विकल्प के रूप में मानवतावादी मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है। इससे पहले निराशावादी संकल्पना के रूप में फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसमें फ्रायड ने लैंगिक प्रवृत्तियों को प्रधानता दी तथा यह माना कि व्यक्ति मौलिक मनोवृत्तियों का दास मात्र है, इसके सिवा कुछ और नहीं है, जिसे कालांतर में लोगों ने एक निराशावादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी है। इसके उपरांत व्यवहारवाद का जन्म हुआ, जिसके अंदर वॉटसन का योगदान बहुत अधिक रहा है। व्यवहारवादी यह मानते रहे हैं कि व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों का दास है। जैसी बाह्य परिस्थितियां होंगी वैसा ही व्यक्ति का व्यवहार भी होगा। साथियों, इन दोनों ही के विकल्प के रूप में मानवतावादी मनोविज्ञान का उद्भव हुआ है। मानवतावादी मनोविज्ञान यह मानता है कि मनुष्य मौलिक मनोवृत्तियों का दास मात्र नहीं है और न वह परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ही है। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, स्वभावतः वह अच्छाई और दिव्य गुणों से भरा हुआ है। उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है। वह अपनी आंतरिक क्षमताओं में वृद्धि और विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, जिससे अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति कर आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सके तथा अधिक समृद्ध और संतोषजनक रूप से जीवन जी सके। विद्यार्थियों, देखा जाए तो व्यवहार का अध्ययन मानवतावादी भी करते हैं और व्यवहारवादी भी करते हैं, किंतु इन दोनों के द्वारा ही व्यवहार का अध्ययन करने के पीछे जो दृष्टिकोण है वह सर्वथा विपरीत है। जहां व्यवहारवादी व्यक्ति के आचरण के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति का जो आचरण है वो वही वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जा सकता है अगर दूसरों के द्वारा उसका फीडबैक लिया जाए तो। इस प्रकार का अध्ययन वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है और यह अधिक अनुसंधानपरक तथा प्रयोग की दृष्टि से सक्षम माना जाता है। वहीं जो मानवतावादी हैं वह व्यवहार का अध्ययन अनुभव की दृष्टि से करते हैं। व्यक्ति स्वयं क्या अनुभव करता है वही उसके व्यवहार का मूल माना जाता है। इस प्रकार का अध्ययन आत्मनिष्ठ अध्ययन होता है और यह अनुसंधान की दृष्टि से कम विश्वसनीय माना जाता है। मानवतावादी मनोविज्ञान यह मानता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, वह अच्छाइयों और दिव्य गुणों से संपन्न है। इस मानवतावादी मनोविज्ञान के क्रम में धीरे धीरे कई प्रकार के स्वयं प्रबंधन के संवर्ग विकसित हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा है। एक कार्ल रोजर, दूसरे रोलो में और तीसरे अब्राहम मास्लो। विद्यार्थियों, कार्ल रोजर ने मनोवैज्ञानिक वृद्धि और स्वास्थ्य की तरफ व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्ति एवं विधायक स्वधारणा के महत्व पर बल दिया है। वहीं रोलोमे ने व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में चिंता की प्रक्रिया पर बहुत अधिक व्यापक अन्वेषण किया और अस्तित्ववादी दर्शन के अनेक पक्षों तथा मानवतावादी मनोविज्ञान के मध्य समन्वय को स्थापित करने का कार्य किया है। वहीं अब्राहम मास्लो स्व साक्षात्कार या स्व अनुभूति की आवश्यकता पर बल देते हैं। विद्यार्थियों,
मानवतावादी सिद्धांत को समझने के लिए हमें इन 4 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक समग्र, दूसरा अवधारणात्मक, तीसरा प्रक्रियात्मक और चौथा अस्तित्ववादी। समग्र का अर्थ है कि यह जो सिद्धांत है वह व्यक्ति को एक समग्र रूप में देखता है, ना कि खंड रूप में। किस प्रकार से, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अलग अलग गुणों के संग्रह के स्थान पर एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में व्याख्यायित करता है। जैसे अगर हम किसी एक बर्तन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को या मटर के विभिन्न दानों को संग्रहित कर दें, तो वो है तो सब मटर के दाने और रखे हुए भी एक ही पात्र में है, किंतु फिर भी वे सभी, उनका पृथक पृथक अस्तित्व बना हुआ है। जबकि समग्र दृष्टिकोण के अंदर ये सभी वस्तुएं आपस में मिलकर के एक नए गुण की उत्पत्ति करती हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व तो होता है, किंतु उसे अलग रूप से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता और उनके सभी के गुणों के आपस में मिलने की वजह से एक नए गुण की उत्पत्ति भी होती है। इसे हम गुब्बारे में भरी हुई गैसों के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें कई गैसें होती हैं, लेकिन हम मूल रूप से कौन सी गैस है उसे सामान्य रूप से पृथक नहीं कर पाते हैं और इन गैसों के भरे हुए होने की वजह से ही उनमें ऊपर की तरफ उठने की एक प्रवृत्ति जन्म लेती है। मानवतावादी सिद्धांत अवधारणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। विद्यार्थियों, व्यवहार की दिशा के निर्धारण में मुख्य रूप से व्यक्ति के आंतरिक गुणों के प्रभाव पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यदि व्यक्ति को निषेधात्मक एवं बाधक दशाओं से मुक्त रखा जाए तो आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति व्यक्ति को जीवन में समृद्धि की ओर ले जाने वाली दशाओं के चुनाव के लिए सक्रिय रूप से मार्गदर्शित करेगी। इस सिद्धांत का ये मानना है कि इसकी ये जो अवधारणा है कि उसके अंदर गुण विद्यमान हैं। अब यदि हम निषेधात्मक बाधाओं को दूर कर दें तो उन गुणों के उपयोग करके वह अपना विकास कर सकता है। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जो गुब्बारा हवा से भरा हुआ है, अगर उसे आपने एक डोरी के माध्यम से बांध के रखा है और हाथ से पकड़ के रखा है, गुब्बारे के अंदर उड़ने की प्रवृत्ति, उड़ने का गुण विद्यमान है, किंतु दोस्तों आपने उस डोरी के द्वारा उसे बांध के रखा हुआ है, वह उसके उड़ान भरने में बाधक का कार्य कर रहा है। अगर आप बाधक परिस्थिति को हटा दें, अर्थात उस डोरी को छोड़ दें अपने हाथ से, तो वह गुब्बारा आसमान की तरफ उड़ जाएगा। यह भी माना जाता है कि यह सिद्धांत प्रक्रियात्मक है, अर्थात मानवतावादी सिद्धांत व्यक्ति द्वारा सत्य को देखने की अपनी दृष्टि पर बल देता है। इसकी अपनी एक स्पष्ट प्रक्रिया है जो आत्मनिष्ठ है, ना कि वस्तुनिष्ठ। अर्थात यह व्यक्ति के स्वयं के अनुभवों पर केंद्रित है, ना कि उसके व्यवहार के द्वारा दूसरे लोग उसका क्या अध्ययन करते हैं उस पर। चौथा बिंदु, अस्तित्ववादी। मानवतावादी मनोविज्ञान की यह एक स्पष्ट अवधारणा रही है। इस सिद्धांत की एक स्पष्ट अवधारणा है कि व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, उसमें अनेक प्रकार की क्षमताएं विद्यमान हैं और यदि उसे सही अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाएं तो वह स्वयं अपना विकास कर सकता है, अपने भाग्य का विधाता बन सकता है। अगला बिंदु है मानवतावादी सिद्धांत की समीक्षा। मानवतावादी सिद्धांत का उदय
पूर्व में प्रचलित निराशावादी एवं नियतिवादी अवधारणाओं के विकल्प के रूप में हुआ है। इसे कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सराहा गया, किंतु कई लोगों ने इसकी जो नकारात्मक पक्ष हैं या वो पक्ष जो बहुत उपयोगी नहीं हैं, उनके ऊपर भी प्रकाश डाल करके इसकी महत्व को कम करने का प्रयास किया है। किंतु इस सिद्धांत की वजह से उद्योग जगत में बहुत अधिक परिवर्तन आया दोस्तों, जहां एक जो कर्मचारी या श्रमिक है उसे एक उपयोगी संसाधन माना जाने लगा, और यह माना जाने लगा कि अगर इस व्यक्ति के पर्याप्त ध्यान दिया जाए, उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को सुधारा जाए, उसके भीतर संतुष्टि के भाव को उत्पन्न किया जाए, उसे इस प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाएं जिनके अंदर वो संतुष्ट भाव से कार्य कर सके, तो उस व्यक्ति की कार्य क्षमता में अतुलनीय संवर्धन होगा। और अगर उस श्रमिक की कार्य क्षमता में संवर्धन होगा तो यह निश्चित है कि उस औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। इस मानवतावादी सिद्धांत की समीक्षा को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मानवतावादी सिद्धांत अस्पष्ट है। आत्मबोध क्या है? क्या यह जन्मजात प्रवृत्ति होती है या संस्कृति के द्वारा निर्मित होती है? इसे कहा जाना संभव नहीं है। मानव के स्वभाव और सामान्य गुणों का सिद्धांत है। मानव की विभिन्नताओं को समझने का सिद्धांत नहीं है। अर्थात एक से दूसरे मानव के भीतर में उत्पन्न हुई विभिन्नताओं का क्या कारण है, इसके बारे में यह सिद्धांत कोई व्याख्या या कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। आत्मनिष्ठ होने की वजह से इस सिद्धांत को कम अनुसंधान परक माना जाता है। यह वातावरणीय कारकों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि यह सिद्धांत व्यक्ति के स्वयं के अनुभव को ही महत्व देता है। यह व्यक्ति के चेतन स्तर पर तो बल देता है, किंतु अचेतन की उपेक्षा करता है। मानवतावादी सिद्धांत व्यक्तित्व सिद्धांत की जटिलताओं को अति सामान्य कर केवल आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति पर आधारित करता है, जिससे हम व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को सही रूप से व्याख्यायित नहीं कर पाते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा, मानवतावादी सिद्धांत यह बताने में असक्षम है। यह सिद्धांत एक व्यक्ति को यह आत्मविश्वास प्रदान करता है कि वह स्वयं अपने भाग्य का विधाता बन सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने स्वयं प्रबंधन को समझने के दृष्टिकोण से इसके आधार को जाना। अब स्वयं प्रबंधन को और स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें स्वयं प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पदों को जानना आवश्यक है। ये विभिन्न पद हैं स्वयं, मानव स्वभाव, मानव क्षमता तथा प्रबंधन। देखिए, जैसा इसके नाम से ही उच्चारित होता है, स्वयं प्रबंधन अर्थात स्वयं का प्रबंधन। स्वयं को समझने के लिए हमारे पास में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान स्वयं की क्या अवधारणा देता है। मनोविज्ञान हमारे स्वयं की इच्छाओं को, कल्पनाओं को, भावनाओं को, वासनाओं को, अनुभूतियों को, योग्यताओं और अयोग्यताओं को प्रधानता देता है। अर्थात वह शरीर प्रधान है और विशेष रूप से शरीर के मानसिक पक्ष की
प्रधानता देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दर्शन स्वयं के रूप में हमारी आत्मा या जीव को मानता है। दर्शन यह कहता है कि स्वयं अर्थात हमारी आत्मा। जीवन विज्ञान के संदर्भ में हम इस शरीर और आत्मा दोनों के समन्वय की बात करते हैं। मानव स्वभाव। मानव स्वभाव को दो तरह का माना गया है। कुछ लोग मानव स्वभाव को स्वार्थी और पीड़क मानते हैं, जबकि कुछ लोग मानव स्वभाव को कल्याणकारी और करुणामयी मानते हैं। जो लोग स्वार्थी और पीड़क मानते हैं उनका मानना है कि वह मूल रूप से ही बुरा है। ऐसा नहीं है कि वह गलतियां करता है, बल्कि व्यक्ति मूल रूप से उसका मूल स्वभाव ही गलत है, किंतु समाज के नियंत्रण तथा पर्याप्त शिक्षा के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं कुछ दूसरे लोग भी हैं जो यह मानते हैं कि मानव का स्वभाव करुणामय और कल्याणकारी है, अर्थात मूल रूप से वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, किंतु परिस्थितियां बाधक का कार्य करती हैं और उसके विकास को अवरुद्ध करती हैं। मानव क्षमता। मानव में विभिन्न प्रकार की क्षमताएं विद्यमान हैं। ये क्षमताएं उसके विकास में साधक और बाधक दोनों ही रूप से कार्य कर सकती हैं। यह व्यक्ति के स्वयं के विवेक पर, उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वह अपनी क्षमताओं को साधक के रूप में उपयोग करे या बाधक के रूप में। अगला पद है प्रबंधन। प्रबंधन का सीधा सीधा सा अर्थ है दोस्तों, कम से कम लागत में अधिक से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। और इस क्रम में आपको तीन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। एक लक्ष्य, दूसरा सीमित संसाधन और तीसरा दो या दो से अधिक व्यक्ति। प्रबंधन के लिए आपको किसी स्पष्ट लक्ष्य का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। जब आपका लक्ष्य निर्मित होगा तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। अच्छे प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे संसाधन सीमित हों। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि प्रबंधन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने अभी देखा कि स्वयं प्रबंधन का आधार क्या है तथा स्वयं प्रबंधन से संबंधित अवधारणाएं क्या हैं। धन्यवाद।